student, this is the video in a very important issue. The issue is that Haryana Commission of Judiciary has issued the answer key, and we have discussed earlier all the answers. हमारे हिसाब से जो answers हो सकते थे, we have discussed each and every answers according to the law and other provisions. Now Haryana का अब आंसर की आ गया है, तो there are some questions which has been given in terms of answer जो हमारे आंसर से डिफरेंट है. तो अभी हम इस टॉपिक को देखेंगे, बिकॉज एक भी क्वेश्चन आपका जो आपने करेक्ट किया और कमीशन ने अगर उसको गलत किया है तो आपके 4 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है. तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस विच हैज बीन गिवन बाय द हरियाणा कमीशन विच आर कंप्लीटली रॉन्ग. So please student, be very careful, check your answer sheet once again. First of all, as you have seen the analysis of the paper which I have discussed to you, और उसमें मैंने आपको सबके आंसर्स बताए थे. ऑलमोस्ट सारे आंसर्स वही हैं जो हरियाणा कमीशन ने दिए आपके, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स जो मैंने आपको बताए थे वो आंसर्स नहीं हैं. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आंसर जो हरियाणा कमीशन ने दिए क्या वो करेक्ट हैं, और जो हमारे पेपर एनालिसिस में जो आंसर्स थे अगर वो करेक्ट हैं तो फिर आप ऑब्जेक्शन फाइल करोगे. ठीक है, सो बी वेरी अटेंटिव, बिकॉज एज आई सेड एक क्वेश्चन के गलत होने पे आपके 4 मार्क्स का तो वो डिफरेंस हो ही रहा है, साथ ही साथ 1.4 मींस 0.008 माइनस मार्किंग भी आपके मार्क्स को इफेक्ट कर रही है. एज आई सेड अर्लियर टू, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न था वो मॉडरेट टू लो था, इजी प्लस मॉडरेट था. लेकिन अभी जब आप क्वेश्चंस के आंसर देखोगे तो कमीशन के आंसर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो हमारे गलत हो रहे हैं, है ना. तो प्लीज स्टार्ट द स्टूडेंट, जस्ट टेक योर आंसर की एंड ट्राई टू टेक द मेंशन कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप जिन पर आप ऑब्जेक्शन फाइल करोगे और विद सोर्सेज. बिकॉज एज आई सेड कि सिर्फ आपके कहने से कि ये रॉन्ग है राइट है मैटर नहीं करता. मैटर ही करता है कि आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेज होने चाहिए जिसके थ्रू आप चैलेंज कर पाओ. So there is the first question which I am talking about, and the question number is question number 17. तो फटाफट से आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा. और क्वेश्चन नंबर 17 में जो इशू है, जब मैंने आपके साथ पेपर एनालिसिस पर डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रांजैक्शन है क्या ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा या यूनिलैटरल में आएगा. तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रॉमिस in exchange from the other party's performance. प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इसका करेक्ट आंसर यूनिलैटरल होगा, और वो मैंने इसलिए बोला था बिकॉज आपके पास एक केस लॉ है दैट इज भूतनाथ वर्सेस राजलक्की देवी. साथ ही साथ उसमें आपने कोर्ट ने एग्जाम्पल क्लैरिफाई किया कि अगर एक तरफ से ऑलरेडी परफॉर्मेंस हो चुका राइट, और उसके एक्सचेंज में आप कोई चीज प्रॉमिस करते हो टू डू समथिंग दैट कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. इट डजंट कम विद इन द एम्बिट ऑफ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज जो चीज जब आपके साथ जो परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका उस टाइम पर आपकी माइंड में ये सपोजिशन नहीं था कि हम इसके बदले में कुछ एक्सचेंज में करेंगे. तो मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर था वो यूनिलैटरल था, बट कमीशन ने इसका आंसर बायलैटरल दिया है. तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि आपने कौन सा आंसर लगाया है. बिकॉज कमीशन के हिसाब से बायलैटरल इसलिए है बिकॉज आप जब क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे, और यही प्रॉब्लम कई क्वेश्चंस में आई है कमीशन की कि फ्रेमिंग में उन्होंने डाउट क्रिएट किया है राइट. तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे कि परफॉर्मेंस जो पार्टी का है अगर वो ऑलरेडी हो चुका था, परफॉर्मेंस होने के बाद अगर आप उसके एक्सचेंज में कुछ प्रॉमिस कर रहे हो दैट कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ यूनिलैटरल. लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली रीड डाउन करोगे और ये परफॉर्मेंस करने के साथ ही साथ आप प्रॉमिस कर रहे हो इन एक्सचेंज में तो वो बायलैटरल होगा. तो कमीशन ने बायलैटरल बोला है, मेरे अकॉर्डिंग यूनिलैटरल था. आप देख लीजिएगा अगर आपके पास सोर्सेज है ऑथेंटिक है, और अगर आपने यूनिलैटरल लगाया है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए सोर्सेज देख सकते हो. ये जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा लिटिल बिट डाउट है, इसलिए आई एम लीविंग इट फॉर यू एज पर योर आंसर. जो आपका मेन ऑब्जेक्शन है जिसको आप फाइल करोगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपने कुछ भी लगाया हो, कमीशन का जो आंसर है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, द क्वेश्चन विच हैज बीन फॉर्म्ड इज ऑल्सो रॉन्ग. क्वेश्चन देखिए आप क्या बोल रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट इन रिगार्ड टू द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड में इनमें से कौन सा फैक्ट करेक्ट है. प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट, आपने एक सेक्शन पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, सेक्शन 31 विच टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. इसके अलावा आप एक सेक्शन पढ़ते हो सेक्शन 34 विच टॉक्स अबाउट अगर कंटिंजेंसी में हैपनिंग पर्सन की कंडक्ट पे डिपेंडेंट होती है तो वो नहीं मानी जाती कंटिंजेंट में. तो इसका मतलब आप इन दोनों चीजों को पढ़ोगे तो आप देखिए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा.
the contract will not be contingent if the happening or non-happening of contingency depends upon the will of party. ये फैक्ट बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज सेक्शन 34 में ये चीज एग्जैक्टली मेंशन है, राइट तो एक तो फैक्ट आपका ये करेक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट देखो, द कंडीशन और कंटिजेंसी मस्ट बी ऑफ सर्टेन नेचर। अगर कंटिजेंसी अनसर्टेन है तो आपका क्या होगा, यानी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की अगर आप बात करोगे तो यहां पर ये फैक्ट आपका गलत हो सकता था। बट इनका तीसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, द कंटिजेंसी कंटेम्पलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कोलैटरल इन नेचर। तो इट्स मीन कि आपका ऑल ऑफ द अबव फैक्ट करेक्ट होता, लेकिन ये पॉइंट आपका जो अनसर्टेनिटी वाला है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इसमें कंटिजेंट फैक्ट, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे, अगर आप बोलोगे क्योंकि कमीशन ने जो इसका आंसर लगाया है दैट टॉक्स अबाउट कि इन्होंने आंसर लगाया है सी, ऑफिशियल आंसर इनका सी है, कंटिजेंसी कंटेम्पलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इनके अकॉर्डिंग ये फैक्ट सही है और ये फैक्ट ठीक भी है। लेकिन अगर ये फैक्ट ठीक है तो फिर ये फैक्ट भी गलत नहीं है बिकॉज सेक्शन 34 में क्लियरली दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन फाइल करिए स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पर आपका 4 मार्क्स का करेक्ट आंसर प्लस माइनस मार्किंग वाला आंसर भी आपके मार्क्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन विच हैविंग द क्लियर इंडिकेशन ऑफ फाइलिंग ऑब्जेक्शन इज क्वेश्चन नंबर 18, राइट। तो इसको आप ऑब्जेक्शन फाइल करिए बिकॉज ऑब्जेक्शन का जो डेट है वो सिर्फ 3 डेज के लिए इन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। Question number 24 talks about what? It simply says provision of Haryana Urban Control of Rent and Eviction Act 1973 is applicable to the land given on the lease for what? तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, I said to you both for A and B, but they have said कि बिजनेस और ट्रेड पर्पज से यहाँ पर भी आप हरियाणा इस लॉ को अगर आप पढ़ोगे, इस पूरे लॉ में मेरे को कहीं पर ये प्रोविजन नहीं समझ आया कि कहां पर ये लिखा है कि बिजनेस और ट्रेड की पर्पज से ही लीज की जा रही है, बिकॉज वहां पर रेंट वर्ड इज यूज्ड और रेंट इज यूज्ड फॉर द रेजिडेंशियल एज वेल एज फॉर द नॉन रेजिडेंशियल बोथ, है ना। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसका एक करेक्ट सोर्स नहीं मिला मुझे जो ये कहता हो कि बिजनेस और ट्रेड पर्पस के लिए ही ये अप्लाई होता है। अगर हम जनरल लॉ भी अप्लाई करेंगे तो भी हमें समझ आ रहा था कि सेक्शन 24 में जब आप सेक्शन 1 पढ़ते हो तो सेक्शन 1 बताता है कि ये लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। प्लीज स्टूडेंट बी वेरी केयरफुल, उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि हरियाणा के अर्बन एरियाज में ये लॉ अप्लाई होगा। सिर्फ एक ही एरिया है जिस पर अप्लाई नहीं होगा, दैट इज कंटोनमेंट एरिया। तो यहाँ पर आपका दिया है कि लीज के पर्पज से किस पर अप्लाई होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है जहां पर आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो ऑन द बेसिस दैट द क्वेश्चन फॉर विच द आंसर इज गिवन इज नॉट इन द प्रॉपर फॉर्म। लेकिन एज आई सेड कि अगर कमीशन को नहीं देना होगा तो कमीशन इसको अपने बी आंसर को ही रखेगा, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग अगर वो देना चाहेंगे कि लीज जब भी होती है रेजिडेंशियल पर्पज से नहीं है, नॉन रेजिडेंशियल पर्पज से है, इनके अकॉर्डिंग एज आई सेड। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन फाइल करो, बाकी जो चीज है ना कि वो क्या देते हैं मैटर्स नॉट, क्योंकि जहां तक वो इसको सस्टेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 पर, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 22 में पहले एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी ने मलिकी लगाया होगा। मैंने अपने पेपर एनालिसिस में भी आपको करेक्ट आंसर मलिकी बताया था, बिकॉज एक्चुअल में भी द राइट आंसर इज मलिकी, लेकिन इन्होंने अपने आंसर में देके रखा है कि इनका हनफी लॉ है। हनफी इज अ करेक्ट आंसर। प्लीज स्टूडेंट, हनफी इज नॉट द करेक्ट आंसर, द आंसर इज अबाउट Maliki. Reason being, I am giving you the source of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 law, जिसका जब आप प्रियम्बल एंड ऑब्जेक्ट पढ़ोगे तो उस ऑब्जेक्ट में इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हम इस लॉ को क्यों लेके आए हैं। राइट स्टूडेंट, इस लॉ को हम इसलिए लेके आए थे बिकॉज हनफी लॉ में मुस्लिम विमेन को डिवोर्स लेने के राइट्स नहीं मिले थे, राइट। इसीलिए हमने एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच फॉलो की थी और ये रिफॉर्मेटिव अप्रोच मलिकी की थी, राइट। इसका मतलब जो मलिकी लॉ है, इस मलिकी लॉ में मुस्लिम विमेन को हम राइट दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी मलिकी, नॉट हनफी। आपके पास एक ऑथेंटिक सोर्स है, आप इसको आराम से इसको ऑब्जेक्शन फाइल करो,
एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज इसमें भी आपके मार्क्स करेक्ट होंगे, नो डाउट मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा. सो ऑल द स्टूडेंट जिन्होंने मलिकी लगाया है वो ऑब्जेक्शन फाइल करिए, जिन्होंने अदरवाइज कुछ लगाया है तो उनके ऑब्जेक्शन फाइल करने से कुछ नॉट गोइंग टू बी इफेक्ट, क्योंकि कमीशन क्वेश्चन का आंसर अगर देखेगा तो जिनका मलिकी आंसर है उनका करेक्ट करेगा रिवाइज आंसर की पर. जिन्होंने कुछ नहीं लगाया है या जिन्होंने कुछ और आंसर लगाया उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. राइट स्टूडेंट, तो मैं जो आपको सोर्स बता रही थी, यू कैन टेक द सोर्सेज फ्रॉम दिस एंड यू कैन डायरेक्टली से दैट द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, द ऑब्जेक्ट ऑफ इट क्लियरली सेज दैट द सोर्स इज टेकन फ्रॉम मलिकी लॉ. इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप ऑब्जेक्शन फाइल करोगे दैट इज, पहले तो आप एक क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 47. हमने आपके साथ पेपर एनालिसिस किया था क्वेश्चन नंबर 47 पे. तो आप लोग, अब मैं सेट बी की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, तो आप सभी लोग सेट बी के हिसाब से चेक कर रहे हो, जिनका ए सी या डी है वो क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, ठीक है ना. और इसीलिए कमीशन ने जो आपको आंसर की दी है वो मास्टर आंसर की दी है, जिसमें उन्होंने क्वेश्चंस विद आंसर की दिया है. तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो. आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर देखिएगा. मेरी सीरीज बी है तो मैं बी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रही हूँ, है ना. तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, चेक कर लीजिएगा सीट कौन सी है. क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए. यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि इस क्वेश्चन में डाउट है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि बी, कुछ बोल रहे हैं डी. मैंने भी आपको यही बताया था कि मेरे अकॉर्डिंग द करेक्ट आंसर इज डी 90 days, बट द स्टूडेंट हु हैव टेकन द आंसर बी, उन्होंने भी इलॉजिकली नहीं लगाया, उन्होंने भी ये सोच के लगाया है. बिकॉज आप हिंदू मैरिज एक्ट में आइए, राइट. हिंदू मैरिज एक्ट में आपके पास 2 सेक्शंस हैं. एक आपका सेक्शन है सेक्शन 15 और दूसरा आपका सेक्शन है सेक्शन 28. आप इन दोनों सेक्शंस को गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा. सेक्शन 15 आपको बताता है व्हेन द पार्टी कैन मैरी अगेन आफ्टर डिवोर्स, कि कब आप शादी कर सकते हो डिवोर्स के बाद. तो उन्होंने सिंपली बोला है कि अगर अपील का पीरियड दिया गया है तो अपील का पीरियड एक्सपायर होने के बाद, अगर अपील का प्रीवियस प्रोविजन नहीं है तो फिर आप आराम से जब भी कर सकते हो. और अगर आपने अपील फाइल की है और वो डिसमिस हो जाती है उसके बाद द पर्सन कैन रीमैरी. बट यहाँ पर इन्होंने जो बोला, इन्होंने सिंपली बोला है व्हेन अ मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड एज पर 1955 और अपील हैज नॉट बीन प्रिफर्ड, अपील नहीं किया पार्टीज ने, तो डिवोर्स पर्सन कब शादी कर सकता है. आप सेक्शन 28 में आओगे. सेक्शन 28 में कहा है कि जो अपील का ड्यूरेशन है हिंदू मैरिज एक्ट में वो 90 days है ना. तो जनरल लॉ सेक्शन 28 है विच सिंपली सेज कि किसी भी हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी डिसीजंस आते हैं उनके बाद अपील करने का ड्यूरेशन आपके पास 90 days का होगा. जब ये 90 days एक्सपायर हो जाएंगे तब आप शादी कर सकते हो. तो अगर आप रीड करोगे दोनों सेक्शंस, सेक्शन 15 and 28 टुगेदर, you will find the correct answer is 90 days. As I also told you 90 days. बट जिन्होंने ये क्वेश्चन लगाया है उन्होंने रीजन बीइंग इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग सही नहीं है. As I said to you कि यहाँ पर फ्रेमिंग में इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है. तो इफ यू वांट टू फाइल ऑब्जेक्शन यू कैन फाइल, बट यू माइट बी पॉसिबल कि आपको आंसर के लिए इन्होंने बी और डी करके दे दें, या हो सकता है इस क्वेश्चन को निकाल लें, या माइट बी पॉसिबल वो इसी पे स्टिक रहते हैं. तो ये 50-50% चांसेस है कि आपके ऑब्जेक्शन के बाद भी कमीशन इसको इंटरटेन नहीं करेगा. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे आपने ऑब्जेक्शन फाइल करना है, आप आ जाइए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए. एंड क्वेश्चन नंबर 65 में बिल्कुल डायरेक्ट रॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. एंड आई एम होपिंग कि आपका करेक्ट आंसर हो. एंड पेपर एनालिसिस में भी आपने को मैंने क्लियरली बताया था कि जब हम सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस पढ़ते हैं तो उसमें 2 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं. जो उसमें सेकंड वाला इलस्ट्रेशन है वो आपको बोलता है कि अगर कोई पर्सन विदाउट टिकट है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा जिसके पास टिकट है या नहीं. यहाँ पर इस प्रॉब्लम में सेम इलस्ट्रेशन उन्होंने सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट से रखा था और जिसमें करेक्ट आंसर डी ही है. मैंने आपको पेपर एनालिसिस में भी कहा कि करेक्ट आंसर इज डी, लेकिन कमीशन ने इसका आंसर डी ना करके बी कर दिया है.
तो आप ऑब्जेक्शन फाइल करो विदाउट एनी हैविंग डाउट. यू शुड टेक द रेफरेंस ऑफ सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विद इलस्ट्रेशन बी, एंड आपको इसमें रिलीफ मिलेगा. यू विल गेट द मार्क्स, एड ऑन मार्क्स, और यहाँ पर आयोग को या तो अपना आंसर चेंज करना होगा या दैट शुड स्ट्राइक आउट द क्वेश्चन. तो ये आपका कर सकते हो. इसके बाद आप एक क्वेश्चन नंबर 74 पे आओ. यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैंने इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर बताया था 74 का, विच वॉज अकॉर्डिंग टू मी वॉज दैट वॉज 74. आई एम जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन नंबर 74 बिकॉज मैंने जो आपको क्वेश्चन का आंसर बताया है वो बताया था मैंने आपको कि कैन नॉट क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आई एम होपिंग लेकिन करेक्ट आंसर जो है इसका 74 का करेक्ट आंसर बी है. इसमें उन्होंने बोला है कैन इन्फोर्स एज अ कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्रिएटेड इन हिज फेवर. तो ये कमीशन की तरफ मैं जाना चाहूंगी कि ये आंसर कमीशन का करेक्ट है, हैविंग दैट काइंड ऑफ प्रिजम्पशन ओनली बिकॉज देयर इज नो एग्जैक्ट लॉ. बट यस, इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं फाइल कर पाओगे. तो मेरा जो आंसर था उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आंसर को शिफ्ट करूंगी, कमीशन के आंसर को नहीं. सो आई वुड से आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. तो इसमें ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करोगे आप 74 नंबर, राइट. इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फॉर द ऑब्जेक्शन इज क्वेश्चन नंबर 113, राइट. क्वेश्चन नंबर 113 आप इस पे आ जाइए. 113 अकॉर्डिंग टू बी सीरीज. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 113. यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था पेपर एनालिसिस में कि ये क्वेश्चन गलत है और ये हटाया जाएगा. अभी भी मैं यही कह रही हूँ, ये क्वेश्चन हटाया जाएगा. कमीशन ने आंसर दिया है जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ. कमीशन ने इसका आंसर दिया है बी, यानी सेक्शन 8. अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट उठाकर देखोगे तो आप दोनों सेक्शन को विजिट करो, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9. सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन, राइट. लेकिन अगर आप ऑर्डर ऑफ सक्सेशन की बात करोगे, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 9, बट देयर इज नो ऑप्शन विच इज प्रोवाइडिंग यू सेक्शन 9. यहाँ पर सेक्शन 9 नहीं रखा है इन्होंने. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है. तो आपने कुछ भी आंसर लगाया हो आपका माइनस मार्किंग तो नहीं होगा, और क्योंकि एक क्वेश्चन आप हटा रहे हो तो इसकी वजह से कुछ आंसर में वैल्यू बढ़ेगी, आपका वैल्यू एडिशन होगा. सो दीज आर द क्वेश्चन विच आई वाज डिस्कसिंग. Total question, I'm repeating it again, that there is one question, that is question number 17, which talks about unilateral और bilateral contract. इसमें ऑब्जेक्शन फाइल करे वो स्टूडेंट जिन्होंने यूनिलेटरल लगाया है केस देकर भूतनाथ वर्सेस राजलक्ष्मी देवी को. लेकिन एज आई सेड कि बाइलेटरल अगर है तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी उनके अकॉर्डिंग ये करेक्ट होना. तो यहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि वो एंटरटेन करेंगे इस ऑब्जेक्शन को कि नहीं. इसके बाद जो आपके श्योर मार्क्स ऐड ऑन हो रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 22 में ऐड ऑन हो रहे हैं, हनफी लॉ और मलिकी लॉ विद सोर्सेज. करेक्ट आंसर इज मलिकी. आप इसमें प्लीज ऑब्जेक्शन फाइल करो. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 विच टॉक्स अबाउट रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड बिजनेस ट्रेड. ये लोकल लॉ का क्वेश्चन था. क्वेश्चन फ्रेमिंग गड़बड़ है, यहाँ पर उन्हें या तो स्ट्राइक करना चाहिए, निकालना चाहिए इस क्वेश्चन को, अदरवाइज माइट बी पॉसिबल कि वो दे विल शिफ्ट टुवर्ड द देयर आंसर. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपका आंसर मेरे अकॉर्डिंग डी था. कमीशन ने भी डी दिया है. बट इफ यू वांट टू फाइल ऑब्जेक्शन एज पर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट तो उसके लिए आपको प्रॉपर केस लॉ या अदर सोर्सेज देना होगा. ठीक है. तो आप देख लीजिएगा, इफ यू हैव एनी केस लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो आप फाइल करोगे, अदरवाइज नहीं. एज आई सेड क्वेश्चन नंबर 74 में मैंने बोला कि आई विल शिफ्ट टुवर्ड द कमीशंस आंसर. इनमें बी है और बी ही वुड बी करेक्ट. Question number 65 is a clear cut answer for filing objection. Section 106 of Evidence Act के थ्रू आप objection फाइल करोगे क्वेश्चन नंबर 65 में. क्वेश्चन नंबर 18 में भी आप क्वेश्चन फाइल करोगे. So मेरे अकॉर्डिंग there are 4 questions which clearly giving the sign to file objection and to give you 4 into 4 16 marks. यानी 16 marks तो आपके ऐसे ही बढ़ रहे हैं, एंड प्लस जो माइनस मार्किंग से आपके कम हो सकते थे वो भी आपके बढ़ेंगे. तो टोटल 20 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है. ठीक है. तो आप सोचो कि कितना बड़ा गैप है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. तो वो सारे स्टूडेंट जो कि मार्जिनल पे हैं, जिनको लग रहा है कि उनकी मार्क्स 370 365 375 के आसपास आ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज बी वेरी केयरफुल. आंसर की चेक करो अगेन एंड अगेन और अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करो.
द डेट ऑफ फाइलिंग ऑब्जेक्शन इज फ्रॉम 7 मार्च टू 10th मार्च. ठीक है, तो आप अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर दो विद सोर्सेज or with correct information. I am hoping that you will reach the cutoff which I am expecting, that is 370 to 385. I'm again repeating my facts only कि 370 से नीचे वालों को डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, और फॉर्चुनेटली अगर आपका लक अच्छा हुआ तो 365 तक भी जाएगी तो अच्छा है. बट जिनका 365 से आसपास आगे पीछे कुछ भी है वो लोग बहुत केयरफुली ऑब्जेक्शन फाइल कर दो, किसी और का वेट मत करो. आप ऑब्जेक्शन फाइल करोगे, आपके मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट होगा, मेंस देने को मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. आई एम होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग that you will file the objections if you are having the objections. Thank you so much for watching and all the very best for your cutoff, that you will reach the cutoff to 370 to 375. Thank you so much.